अंधेरी रात, सुनसान गली और एक ऐसी चीख जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। मुंबई के इस फॉल्स इलाके में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई खतरनाक अपराधी खुलेआम घूम रहा होगा। पहली लाश एक पुराने गोदाम में मिली, चेहरे पर अजीब और गरीब निशान, शरीर पर तंग करने के सबूत और आंखों में जमी हुई दहशत। पुलिस पहले इसे एक सामान्य हत्या समझ रही थी, लेकिन जब कुछ ही हफ्तों में 3 और लाशें इसी हालत में मिली तो पूरा मामला बदल गया। एक ही पैटर्न उभरने लगा। आपराधिक व्यक्ति अपने शिकार को पहले तंग करता और फिर बेरहमी और आखिर में उनके शरीर पर एक अजीब चिन्ह छोड़ जाता। जांच आगे बढ़ी तो पता चला ये कोई साधारण अपराधी नहीं था, वो अपने हर शिकार को चुनकर मारता था। फॉरेंसिक टीम ने जब सुराग जुटाए वो और भी चौंकाने वाली थी। हर लाश के आसपास मिट्टी के चिन्ह मिले, लेकिन वो इस इलाके की मिट्टी नहीं थी। टीम ने नमूने इकट्ठे किए और उनकी जाँच करवाई, जिससे एक ऐसी जगह का पता चला। पुलिस को समझ में आने लगा कि ये अपराधी अपने शिकार को मारने के लिए शहर में आता था और फिर गायब हो जाता था। लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था? उसकी सोच क्या थी? उसकी दिमागी हालत को समझना जरूरी था, क्योंकि ये साफ हो चुका था कि वो फिर से हमला करेगा। पुलिस की पहली बड़ी कामयाबी। जांच के दौरान पुलिस ने हर छोटे से छोटे सुराग को खंगालना शुरू किया। उन्हें पुराने गोदाम के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे से धुंधली सी फुटेज मिली। इसमें एक लंबा दुबला पतला आदमी रात के अंधेरे में एक बड़े बैग के साथ जाते हुए दिखाई दिया। फुटेज साफ नहीं थी, लेकिन उसकी चाल और शरीर की भाषा अजीब थी, जैसे कोई जानवर अपने शिकार की तलाश में हो। पुलिस को शक था कि यही संदिग्ध व्यक्ति है। अब सवाल था कि उसे कैसे पकड़ा जाए। इसी बीच फॉरेंसिक टीम ने मिट्टी की जांच की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के अनुसार ये मिट्टी महाराष्ट्र की एक छोटे से गांव की थी, जो जंगलों के करीब स्थित था। पुलिस ने वहां जाकर छानबीन शुरू की। गांव के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि कुछ महीने पहले वहां एक अजनबी आया था, जो अकेले रहता था, किसी से बात नहीं करता था। वो अक्सर जंगल की ओर जाता और घंटों तक गायब रहता। पुलिस को उसके बारे में जानकारी जुटाने पर पता चला वो आदमी कुछ बहुत ही अजीब टाइप का था। वो ना तो गांव में किसी से मिलता था और ना ही किसी तरह का काम करता था। जब पुलिस ने उस जगह की तलाशी ली जहां वो ठहरा हुआ था, तो उन्हें वहां कुछ ऐसी चीजें मिली जो किसी को भी हैरान कर सकती थी। एक पुराना खून से सना चाकू, शिकार के कपड़े और दीवारों पर बने अजीब से चित्र। ये साफ था कि ये आदमी मानसिक रूप में अस्थिर था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो पुलिस को समझ में आने लगा कि ये कोई असाधारण अपराधी नहीं था। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके ठिकाने की दीवारों पर बने चित्र किसी आम इंसान के बनाए हुए नहीं लग रहे थे। वहाँ कुछ डरावनी आकृतियाँ थी, कुछ इंसानों जैसी तो कुछ जानवरों जैसी। फॉरेंसिक टीम ने उस दीवारों से खून के डीएनए लिए और जब रिपोर्ट आई तो सच्चाई और भी चुकाने वाली निकली। ये खून किसी जानवरों का नहीं बल्कि इंसानों का था। उनमें से कुछ डीएनए हाल ही में मिली लाशों से मैच कर गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक पुरानी डायरी जो वहाँ के फर्श के नीचे गड़ी मिली। पुलिस ने जब उसे खोला तो इसमें हर अपराध का पूरा ब्यौरा था। किस तरह उसने अपने शिकार को मानसिक रूप से तंग किया, फिर उन्हें समाप्त किया। लेकिन डायरी में एक अजीब सी बात थी। हर घटना के बाद उसने अपने अंदर एक शक्ति महसूस करने की बात लिखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को इंसान से ज्यादा कोई और ही समझने लगा था। डायरी में मिली एक ऐसी लाइन ने पुलिस को और भी ज्यादा शॉक्ड कर दिया। जब मैं उनकी आखिरी आवाज सुनता हूँ तब मुझे महसूस होता है मैं सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि कुछ और हूँ, कुछ बड़ा, कुछ खतरनाक। इंसान मुझे समझ नहीं सकते क्योंकि मैं इंसान हो ही नहीं। इस लाइन से जो साफ हो चुका था कि ये अपराधी न सिर्फ हिंसक था बल्कि खुद को एक अलग प्रजाति का मानने लगा था। हत्यारे की पहचान और चौंकाने वाला खुलासा। डायरी के पन्नों के छिपी सच्चाई ने पुलिस को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। अब पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल था, आखिर ये व्यक्ति है कौन? और इससे भी खतरनाक बात थी कि क्या ये पहले भी ऐसे अपराध कर चुका था? डायरी में लिखी तारीख और घटनाओं को जब पुलिस ने पुराने मामलों से मिलाया तो उन्हें एक चौंकाने वाला कनेक्शन मिला। पिछले 4 सालों में महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे। उन मामलों में भी लाशें ऐसी हालत में मिली थी कि उनकी पहचान करना मुश्किल था। पुलिस को यकीन हो गया कि ये सभी घटनाएं उसी व्यक्ति ने की थी, यानी ये अपराधी
4 साल से खुला घूम रहा था। पुलिस को उसकी भनक तक नहीं लगी थी। इतने खतरनाक और चालाक अपराधी को पकड़ना इतना आसान नहीं था। पुलिस ने गांव में उसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन वहां के लोग उसे ज्यादा जानते ही नहीं थे। कुछ लोगों ने बस इतना बताया कि वह हमेशा जंगल के अंदर जाता था और कई बार उसे पेड़ों के बीच अकेले बड़बड़ाते हुए भी देखा गया था। पुलिस को अब यकीन हो गया कि जवाब जंगल के अंदर ही छिपाए। जब पुलिस टीम जंगल की ओर बढ़ी तो उन्हें वहाँ कुछ ऐसा मिला जिसने इस केस को पूरी तरह से बदल दिया। घने पेड़ों के बीच एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसके अंदर जो था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पुलिस टीम जब झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो वहाँ का नजारा किसी डरावनी फिल्म जैसा था। अंदर चारों ओर अजीब और गरीब निशान बने हुए थे, जिनमें कुछ इंसानों की आकृतियाँ थी और ऐसी रहस्यमय रेखाएं, इनका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सबसे भयानक चीज झोपड़ी के बीचों बीच रखी लकड़ी की मेज थी, जिस पर सूखे धब्बे साफ दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को जहाँ मानसिक रूप से परेशान किया गया हो। मेज के नीचे पुलिस को कुछ इंसानी शंख मिले थे। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने तुरंत जांच शुरू की। शुरुआती नतीजे जो साबित करने के लिए काफी थे कि ये शंख हाल ही में गायब हुए लोगों की थी। इससे पहले कि पुलिस इस झोपड़ी की हर चीज की बारीकी से जांच करती, ने एक कोने में एक बड़ा संदूक दिखाई दिया। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर कई दागदार कपड़े, कुछ फोटो और अजीब सा नक्शा मिला। फोटो को ध्यान से देखने पर पुलिस के होश उड़ गए। इनमें से कुछ तस्वीरें उन्हीं लोगों की थी जिनकी पहचान हाल ही में हुई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कुछ तस्वीरें में अब तक लापता लोगों की थी, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। इसका मतलब था कि ये व्यक्ति सिर्फ उन्हीं को निशाना नहीं बना रहा था जिनकी पहचान हुई थी, बल्कि उसके निशाने पर कई और भी लोग थे। अब पुलिस के सामने दो बड़े सवाल खड़े थे। पहला, इस व्यक्ति की असली पहचान क्या थी, और दूसरा, क्या वो अभी भी यहीं कहीं छुपा हुआ है या वो अगली घटना को अंजाम देने के लिए निकल चुका है। पुलिस को जल्द से जल्द उसे पकड़ना था, वरना अगला शिकार कभी भी हो सकता था। झोपड़ी से मिले सुरागों को जब पुलिस ने खंगालना शुरू किया तो उन्हें एक पुराना कागज मिला जिस पर किसी का नाम और अजीब नोट लिखे हुए थे। नाम था अमृत देशमुख। पुलिस ने तुरंत इस नाम की पड़ताल शुरू की और जो जानकारी सामने आई वो किसी झटके से कम नहीं थी। अमृत देशमुख का कोई ठोस रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ साल पहले तक वो एक मानसिक अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट करा रहा था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि अमृत को बचपन से ही हिंसा के प्रति अजीब सा रुझान था। उसके माता पिता की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और ये माना गया था कि उन्होंने आत्महत्या की थी। लेकिन कुछ मनीचिकित्सक का मानना था कि उनके बेटे अमृत का व्यवहार बचपन से ही असामान्य था। वो जानवरों को तंग करने में अजीब सा आनंद लेता था और कई बार तो उसने अपने ही परिवार के सदस्यों से संपर्क किया था। मानसिक अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक अमृत को एक गंभीर मानसिक बीमारी थी, जिसमें उसे लगता था कि वो इंसान नहीं बल्कि कोई अलग ही प्राणी है। डॉक्टरों के अनुसार वो अपने अंदर एक शक्ति महसूस करता था जो उसे हिंसा के लिए उत्साहित थी। अस्पताल में कई साल बिताने के बाद वो एक दिन अचानक से गायब हो गया। किसी को नहीं पता चला कि वो कैसे भागा और कहाँ गया। अब पुलिस को समझ आ चुका था कि अमृत देशमुख ही इस सिलसिलेवार हत्याओं के पीछे है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वो अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया था। क्या वो जानबूझकर पुलिस से बच रहा था या उसके दिमाग में कोई और बड़ा खेल चल रहा था। पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी, लेकिन तभी एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे मामले को और भी ज्यादा डरावना बना दिया। अमृत देशमुख की तलाश में जुटी पुलिस को एक चौंकाने वाली खबर मिली। उसी इलाके से एक 22 साल की लड़की सोनाली वर्मा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। सोनाली एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो रात को घर लौटते वक्त गायब हो गई थी। उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन उसी जंगल के पास मिली थी जहां से पुलिस को अमृत के सुराग मिले थे। इससे पहले कि पुलिस कोई ठोस कदम उठा पाती, सोनाली की मां थाने में आकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पिछले कुछ दिनों से बहुत डरी हुई थी। वह बार बार कह रही थी कोई उसे फॉलो कर रहा है, कोई परछाई उसके पीछे घूम रही है। लेकिन जब परिवार ने उसे समझाने की कोशिश की तो उन्होंने इसे सिर्फ उसका वहम मान लिया। अब पुलिस के सामने दो संभावनाएं थी, या तो सोनाली खुद कहीं चली गई थी या तो वो अमृत देशमुख के चंगुल में फंस चुकी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि अमृत के पैटर्न के मुताबिक सोनाली उसके कब्जे में थी। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। अमृत अपने शिकार को ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रखता था। पुलिस ने तुरंत जंगल का कोना कोना खंगालना शुरू किया, लेकिन जहाँ एक और अजीब चीज हुई। झोपड़ी से कुछ ही दूरी पर एक कपड़े का टुकड़ा मिला। जब सोनाली की माँ को दिखाया गया तो उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया। ये उनकी बेटी की ही शॉल का हिस्सा था।
था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि सोनाली इस खतरनाक अपराधी के कब्जे में है। सवाल ये था कि क्या अब भी वो जिंदा थी। पुलिस के पास वक्त बहुत कम था। वो तेजी से और जंगल के अंदर बढ़े, लेकिन तभी उन्हें एक ऐसी जगह मिली जिसने इस केस को और भी ज्यादा डरावना बना दिया। जंगल के अंदर पुलिस तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन हर बीते सेकंड के साथ सोनाली की जिंदगी का खतरा बढ़ता जा रहा था। अचानक एक पुलिसकर्मी को मिट्टी के अंदर धसी हुई लकड़ियों का एक अजीब सा ढांचा दिखाई दिया। जब टीम ने उसे हटाया तो नीचे एक गहरा गड्ढा था जो एक तहखाने जैसा लग रहा था। अंदर जाने पर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, जहां एक गुफा जैसी जगहों में अलग अलग कमरों जैसा ढांचा बना हुआ था और दीवारों पर कुछ पुराने निशान थे। एक कोने में एक पुराना लकड़ी का बेंच था जिस पर जंजीरें बंधी हुई थी। पास ही में एक छोटी अलमारी थी जिसमें रस्सियां, चाकू और कुछ दवाइयों की बोतलें रखी थी। ये जगह अमृत देशमुख का असली ठिकाना थी। अब सवाल था, क्या सोनाली जहां मौजूद थी? पुलिस ने चारों ओर तलाश शुरू की। तभी एक हल्की कराहट सुनाई दी। आवाज एक कोने में पड़ी एक लोहे के पिंजरे से आ रही थी। जैसे ही पुलिस ने टार्च की रोशनी उस पिंजरे के अंदर डाली, वहाँ सोनाली मिली जिंदा, लेकिन बुरी हालत में। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और आंखों में गहरा डर था। वह कांप रही थी जैसे उसने अभी अभी कुछ बहुत डरावना अनुभव किया हो। लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत रेस्क्यू किया, लेकिन सोनाली कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन ये मामला यही खत्म नहीं हुआ था। पुलिस ने पूरे ठिकाने को छान मारा, लेकिन अमृत देशमुख वहाँ नहीं था। इसका मतलब था कि वो किसी भी वक्त वापस आ सकता है। क्या पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब होगी या फिर से वो भाग निकलेगा? सोनाली को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद पुलिस ने उसे तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया, लेकिन वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। डॉक्टरों के मुताबिक उसे मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरीकों से अत्याचार झेलने के बाद लाया गया था। सोनाली के बयान से पुलिस को अंदाजा हुआ कि अमृत देशमुख एक शातिर और शिक्षिता का व्यक्ति था जो अपने शिकार को मानसिक रूप से तोड़ देता था। उसकी एक ही आदत थी, वो अपने शिकार को पूरी तरह नष्ट करने से पहले उनके दिमाग में डर और सुरक्षा का बीज बोता था। सोनाली के बयान से ये भी पता चला कि अमृत के साथ कुछ और भी लोग हो सकते थे। वह अकेला नहीं था, लेकिन वो खुद को अलग प्रजाति का समझता था, इसलिए वो किसी से सीधे संपर्क नहीं करता था। पुलिस की पूरी टीम इस बात को समझ चुकी थी। अमृत सिर्फ हत्यारा नहीं था, बल्कि एक बढ़ते हुए मानसिक प्रकोप का शिकार था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी, अमृत देशमुख बेहद चालाक व्यक्ति था जिसने अब तक पुलिस को कई बार मात दी थी। वो अपनी हर योजना को इस तरह से बनाता था कि पुलिस कभी उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाती थी। अगली सुबह जब पुलिस ने पूरी तरह से उस इलाके की घेराबंदी की तो एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई। अमृत के ठिकाने से कुछ किलोमीटर दूर एक और शव मिला। ये शव शायद अमृत का अगला शिकार था, लेकिन जो बात सबसे हैरान करने वाली थी कि शव का चेहरा बिल्कुल भी नहीं था। पुलिस को यकीन था कि अमृत ने इस बार अपनी पहचान छुपाने के लिए इस व्यक्ति को इस तरह मारा था, क्योंकि अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। अमृत को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया, लेकिन एक सवाल था जो सबके दिमाग में था। वो ये था कि क्या अमृत अब भी इस इलाके में छिपा हुआ है या वो कहीं और चला गया है? क्या वो फिर से किसी नए शिकार के लिए निकल चुका था? पुलिस का जाल अब तंग हो चुका था, लेकिन अमृत देशमुख का दिमाग अब भी पुलिस से एक कदम आगे था। पुलिस की वो हर चाल को पहले बांध चुका था और वो पूरी योजना को नाकाम करने में सफल हो रहा था। बल्कि पुलिस ने उसकी तलाश के लिए इलाके को घेरा था। अमृत ने एक ऐसी चाल चली जिसने सबको हैरान कर दिया। कुछ दिन बाद एक और खौफनाक घटना घटी। इस बार एक पूरा परिवार गायब हो गया था। जब पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली तो उन्हें वह अद्भुत चीजें मिली। हर कमरे में बिखरे हुए सामान, कुर्सियों के आसपास पड़े खूनी सीटे और एक फटे हुए दीवार पर लिखा हुआ वर्ड दृष्टि। ये शब्द पुलिस के लिए नया नहीं था, क्योंकि सोनाली ने भी अपने बयान में यही शब्द सुना था। उसने बताया था कि अमृत बार बार उसी शब्द को दोहराता था, लेकिन अब सवाल था कि ये शब्द पुलिस के लिए क्या संकेत दे रहा था। पुलिस ने दृष्टि शब्द के पीछे के अर्थ को समझने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी उन्हें ये एहसास हुआ कि ये साधारण हत्या का मामला नहीं था। वो दृष्टि शब्द अपने शिकार को भ्रमित करने के लिए करता था ताकि वो
डर से दूर और अपने डर की गिरफ्त में रहे। उसकी अगली योजना क्या थी ये कोई नहीं जानता था। पुलिस ने फिर से अमृत के पिछले ठिकाने की जांच की। इस बार एक अहम सुराग हाथ लगा। पुलिस को एक पुराना रेलवे स्टेशन मिला जो काफी समय से बंद पड़ा था। वहाँ सुरंग के अंदर एक और शव मिला, लेकिन इस बार शव की पहचान नहीं हो पाई। ये शव भी बिना चेहरे के था, जैसे कि अमृत ने एक और शिकार के लिए योजना बनाई थी। पुलिस की निगाहें अब इस रेलवे स्टेशन पर थी, लेकिन सवाल ये था कि क्या वो इस बार उसे पकड़ने में कामयाब हो पाएंगे। रेलवे स्टेशन के भीतर छानबीन के बाद पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सुराग मिला, जिसने मामले को और जटिल बना दिया। एक पुराने रेल डिब्बे के अंदर पुलिस को कुछ किताबें और पत्र मिले, जिनमें से एक किताब का नाम था अंधकार की ओर। ये किताब मानसिकता और आंतरिक संघर्षों के बारे में थी और इसे पढ़ने पर यह जाहिर हुआ कि अमृत अपने गतिविधियों को एक गहरे और मानसिक दृष्टि से देखा था। ये किताब उसकी सोच और व्यवहार को समझने की कोशिश करती थी। अमृत की मानसिक स्थिति और भी जटिल होती जा रही थी। पुलिस ने अपनी रणनीतियों को और भी मजबूत किया। उन्हें अब यकीन था कि अमृत अब कहीं भी ठहरने वाला नहीं था। वह अपनी अगली योजना पर काम कर रहा होगा और पुलिस के करीब आने से पहले कोई कदम उठा सकता था। पुलिस ने हर संभावित ठिकाने और रास्ते पर नजर रखना शुरू किया, लेकिन ये भी सच था कि अमृत बहुत चालाक था। पुलिस के जाल से बच सकता था। फिर एक रात पुलिस को एक अनजाना कॉल आया। कॉल करने वाले ने ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो अमृत के सपने के ठिकाने के बारे में जानता था। पुलिस ने इस सूचना को गंभीरता से लिया और उसी रात उस स्थान पर रेड मारी जहां अमृत छिपा हो सकता था। जब पुलिस ने वहां पहुंचकर तलाशी शुरू की तो उन्हें एक संदूक मिला। ये संदूक एक नई कड़ी साबित हो सकता था। उसमें कोई और अहम सुराग हो सकती थी। पुलिस अब इस मामले को और भी गहरे तरीके से देख रही थी। एक बात तो साफ थी, अमृत अब और भी ज्यादा चतुर हो चुका था। जब पुलिस ने संदूक खोला तो अंदर से एक पुरानी सी तस्वीर मिली, जिसमें अमृत, उसके माता पिता, कुछ अन्य लोग दिखाई दे रहे थे। ये तस्वीर एक और महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करती थी। अमृत का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन उसके बचपन में जो घटना घटी उसने उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित किया। ये खुलासा पुलिस को ये समझने में मदद कर रहा था अमृत का व्यवहार उसके परिवार और मानसिक हालात से जुड़ा था। पुलिस ने ये पूरी कोशिश की थी कि वो अमृत तक पहुंच सके, लेकिन वो अब भी किसी अज्ञात जगह पर छिपा हुआ था। मामले की गहराई से जांच करने के बावजूद हर सुराग पुलिस के लिए और भी जटिल होता जा रहा था। ये मामला खत्म नहीं हुआ था और अब अमृत अपनी अगली योजना पर काम कर रहा था। पुलिस को यकीन था कि वो उसे पकड़ सकते, लेकिन इस बार अमृत ने अपनी चालाकी और योजना में और भी सावधानी बरती थी। क्या वो कभी पकड़ा जाएगा? ये सवाल अब भी अनसुलझा था और अब समय ही बताएगा कि ये केस कैसे सॉल्व होगा। क्या उसकी कहानी एक दिन किसी अनसुलझे मामले के तौर पर इतिहास में रहेगी, या फिर पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब होगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए तैयार रहे। हमें उम्मीद है कि आप अगली बार फिर हमारे साथ इस खौफनाक सच्चाई की यात्रा पर चलेंगे।